नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 6 का हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। ये पहला वीडियो है दोस्तों, ठीक है। अध्याय 1 से शुरू हो रहा है, ठीक है। टोटल जो है क्लास 6 में, ठीक है, हिस्ट्री की 12 चैप्टर है, 12 अध्याय हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग 6 से 12 दिन में कंप्लीट करेंगे। अगर दो दो करके पढ़ेंगे तो 6 दिन में, अगर एक एक करके पढ़ेंगे तो 12 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। बस आपसे गुजारिश है कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि आपको जो है तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, कोई भी वीडियो नहीं छूटे, ठीक है। अच्छा, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। और साथ ही साथ इस अध्याय का जो है मैंने जो नोट्स तैयार किया, शॉर्ट नोट, इसका जो है लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो उसे, इसको पढ़ने के बाद उसे भी ज़रूर पढ़ें। शॉर्ट नोट बनाए कि जो भी इंपॉर्टेंट क्रीम पॉइंट जो है उसे मैंने लिखा है, और इसको पढ़ने के साथ साथ आपको भी जो चीज़ लगे वो आप लोग नोट करते चलिएगा, ठीक है। और मैं भी आपको बताते रहूँगा कौन नोट करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करने का। दोस्तों, एनसीईआरटी की एक खासियत है कि अपने चैप्टर का जो है एक कहानी से शुरू करता है, जो कि बहुत ही सही है। इससे ही आधा जानकारी पता हो जाता है कि हमको इस चैप्टर में आखिर सीखना क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं कि रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वो सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। यानी कि हमको इस अध्याय में दोस्तों यही जानना है कि पीछे के बारे में, अतीत के बारे में कैसे जानना है, क्या क्या जानना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे पता लगाएं? क्वेश्चन है यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ। तुम रेडियो देख सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। यानी कि कल के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए ये सब हम कर सकते हैं। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। यानी कि उस घटना के समय में कोई व्यक्ति रहा हो तो उससे पूछ करके आप साल भर पहले की जो है घटना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बहुत साल पहले क्या हुआ यह कैसे जाना जा सकता है, ठीक है। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, क्या क्या जानने योग्य है इतिहास के बारे में, ठीक है। तो इसका सवाल का जवाब आगे मिलेगा, ठीक है। अब ये इसको पढ़ते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे कि लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेट को, यानी कि शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे और कौन कौन से गीत गाते थे। यानी कि हिस्ट्री का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि डेट याद करें और बाप मतारी का नाम याद करते रहें, मतलब कि इतिहास में जो उनके माता पिता का नाम जो है याद करते रहें। इतिहास के बारे में इतना कुछ है जानने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोग कहाँ रहते थे? दोस्तों, नर्मदा नदी की इसमें चर्चा हुई है, ठीक है। पता करेंगे नर्मदा नदी कहाँ है, ठीक है। कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रहते थे, नर्मदा नदी के तट पर, ठीक है। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, यानी कि इकट्ठा करने वाले, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। यानी कि जंगलों में कौन कौन सी संपदा है उसके बारे में वे जानते थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का शिकार यानी आखेट किया करते थे, ठीक है। चलिए अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। इसको हम लोग पता करेंगे कि सुलेमान और किरथर पहाड़ी कहाँ है। मैप में जानेंगे, यहाँ मैप आपको है दिख रहा है, इसके में देखेंगे, चर्चा करेंगे। पहले पढ़ते हैं। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान है जहाँ 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ फसलों को उपजाना आरंभ किया था। तो दोस्तों, ये आपका एक नंबरी क्वेश्चन तैयार हो रहा है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए कि गेहूं और जौ को सबसे पहले कहाँ उपजाया गया था। तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया था।
ये लोग गांव में रहते थे। ठीक है, यानी कि कौन लोग? सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में रहने वाले लोग। अब है उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगा। ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। ठीक है, यहाँ भी कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। ठीक है, तो चावल कहाँ उपजाया गया, इसे भी आप नोट कर सकते हैं। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। ठीक है, तो चलिए अब मैप देखना जरूरी हो गया, तो मैप को हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं ताकि पूरा मैप आए। देखिए, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, गारो पहाड़ियाँ कहाँ हैं? इधर। ठीक है, ये हो गया विंध्य पहाड़ियाँ। ये गारो पहाड़ियाँ लोकेशन आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के साइड में, इधर असम हो जाएगा, ये भूटान हो गया, इस साइड में है गारो पहाड़ियाँ। ठीक है, गारो, खासी, जयंतिया, ये सब भी जो है आने वाला सवाल है। और किरथर पहाड़ी देख लीजिए, ये आपका पाकिस्तान में है। ये इसके बगल में सुलेमान पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, ये सब कहाँ है? पाकिस्तान में। एक नज़र बस इसको ध्यान में रखें। यहाँ पर देखिए नर्मदा नदी कहा है खोजने के लिए, तो आपका नर्मदा नदी ये रहा। ठीक है, ये भी विंध्य पहाड़ियाँ के बगल में है नर्मदा नदी, ये भी दिख गया। और इसमें आगे चल कर के आपको एक चीज़ ध्यान में रखना होगा। ठीक है, और वो ये है कि सिंधु नदी ये कहाँ है? ये भी देख लीजिए पाकिस्तान क्षेत्र में। ये हमारा रहा भारत का नक्शा। ठीक है, और ये देखिए, इसको गाढ़ा करने के लिए मैं ये बना देता हूँ। ये हो गया भारत, और सिंधु नदी इधर हो गया। सिंधु की सहायक नदी कौन कौन सी है इसको याद करना है। तो पहला हो जाएगा झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, व्यास। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। सिंधु नदी की 5 सहायक नदी है, इसे आप लोग ध्यान रखें। यहाँ पे यह हो गया आपका गंगा नदी। ठीक है, ये हो गया गंगा नदी। इस सबको नोट करते चलिए। गंगा नदी का देख लीजिए, ये गंगा नदी है, तो यहाँ पे जो ये सट रहा है ये है सोन नदी। ठीक है, इसका सहायक नदी। फिर सोन जो है ये ऐसे, यहाँ पे ये यमुना नदी हो गया, ये चंबल नदी हो गया। ठीक है, तो लोकेशन आप ध्यान में हो गया कहाँ पे है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसी तरह मैप का सहारा ले करके हम लोग पढ़ेंगे। मानचित्र पर सिंधु नदी तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। दोस्तों, अभी हमने आपको बता दिया, सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। ठीक है, सहायक नदियाँ किसे कहते हैं ये समझ गए। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। ठीक है, गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगा। दोस्तों, मैंने बताया आपको, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मध्य नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य की स्थापना किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। ठीक है, लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ों, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। ठीक है, थ्रोली बस पढ़ते चलते हैं, जो भी नोट करने लायक होगा उसी को नोट करेंगे। एक कंपटीशन की तैयारी हम लोग कर रहे हैं स्पीड में। ठीक है, फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। ठीक है, कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए भी जाती थी। ठीक है, इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक तथ्यों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने की अवसर मिला। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं?
दोस्तों आज भी हम लोग जब यात्रा करते हैं, अपने स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं, तो वहाँ की संस्कृति और परंपरा को अपनाते हैं, वहाँ की भाषा, वहाँ के खान पान को अपनाते हैं। और फिर जब हम लोग अपने स्टेट में जाते हैं तो बड़े चाव से हम लोग अपने मित्रों को, अपने परिवार को, अपने साथियों को बताते हैं, सुनाते हैं। अपने दूसरे स्टेट का गाना हो गया, चाहे वहाँ की लैंग्वेज हो गई, चाहे वहाँ के खाना के बारे में बड़े शौक से बताते हैं। ठीक है, चलिए एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखो। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। तो जब हम लोग देखेंगे उधर तो हम लोग को पता चल, आगे कह रहा है एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखो। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों हम लोग देखा ही कि गारो पहाड़ियाँ कहाँ है, ठीक है, समुद्र, ये सब हम लोग को पता है। यानी कि कहने का मतलब है कि समुद्र, पर्वत और पहाड़ियों से ही हमारे देश का जो है सीमा का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, यानी कि चाह है तो राह है। ठीक है, वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके, गहरे समुद्र को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बारे में भी कुछ लोग यहाँ आए। ठीक है, उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन से हमारी संस्कृति और परंपरा को, ठीक है, समृद्धि मिली। दोस्तों पहले ही हमने आपको बताया कि कैसे एक दूसरे की परंपरा हम लोग साझा करते हैं अगर दूसरे स्टेट में जाते हैं तो। ठीक है, तो ये भी उसी तरह से हुआ। चलिए, कई सौ वर्षों से लोग पत्थर तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचार को अपनाते रहे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको नोट करने के लिए कुछ मिल जाएगा, तो अलर्ट हो जाए। अपने देश का नाम, अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। ठीक है, कहाँ से निकला है? इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं। ठीक है, अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। ठीक है, आप लोग भी देखने का कोशिश कीजिएगा कि ईरान और यूनान कहाँ है। ठीक है, अभी एटलस नहीं है मेरे पास और वीडियो में अभी दिखा भी नहीं सकते, इसीलिए आप लोग खुद से इसको देखिएगा। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने, ठीक है, सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस, ठीक है, हिंदोस अथवा इंदोस, और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। ठीक है, इस शब्दों को ध्यान से आप लोग समझिएगा कि ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को, ठीक है, किसको? सिंधु को हिंदोस या इंदोस कहा और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। ठीक है, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। उत्तर पश्चिम में, ठीक है दोस्तों, जो लोग रहते थे उन लोगों को भारत नाम से जाना जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी, ठीक है, संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में मिलती है। किस समूह का उल्लेख? यही भारत समूह का। ठीक है, बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। पहले जो है दोस्तों भारत नाम एक समूह के लिए होता था। ठीक है, किसके लिए? एक समूह के लिए। और ये बात कहाँ लिखी गई है? ये ऋग्वेद में लिखी गई है। लेकिन अब जा कर के भारत किसके लिए प्रयोग होता है? तो हमारे देश के नाम के लिए प्रयोग होता है भारत। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अतीत के बारे में कैसे जानें? ठीक है, अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ठीक है, ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। पांडुलिपि का अर्थ है, आप यहाँ पर लिख लीजिएगा कॉपी में कि पांडुलिपि किसे कहते हैं। तो हाथ से लिखी हुई लिपियों को पांडुलिपि कहा जाता है। ठीक है, और ये कहाँ लिखा होता है पांडुलिपि? तो दोस्तों इस पर जो है बहुत अच्छा से मैंने शॉर्ट नोट बनाया है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उससे आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, यानी कि ये ताड़पत्रों पर जो है लिखी जाती थी पांडुलिपि। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ है, मेनू मतलब हाथ, ठीक है, से निकला है। यानी कि पांडुलिपि को इंग्लिश में हम मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं दोस्तों।
ये पांडुलिपियाँ प्रायः तारपत्र अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध है। प्रायः यह पांडुलिपियाँ मंदिर और विहारों में प्राप्त होती है। ठीक है, पांडुलिपियाँ क्या होती है ये मैंने बताया अच्छे से। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। यानी कि पांडुलिपियों में कौन कौन सा विषय मिलता है दोस्तों? तो इसमें औषधि के बारे में, विज्ञान के बारे में, राजा के जीवन के बारे में, मानव के व्यवहार के बारे में पांडुलिपियों पर लिखा हुआ मिलता है। इस बात को जो भी बोले इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके बाद दूसरा बात बताने वाला हूँ। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविता तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। आम लोग कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे दोस्तों? प्राकृत भाषा का। ठीक है, हम अभिलेखों, यहाँ पर देखिए, हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। अब अभिलेख क्या होता है ये दूसरी बात हो गई। आगे पढ़ते हैं। ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं, उन्हें हम अभिलेख या शिलालेख कहते हैं। ठीक है, पत्थर पर या किसी कठोर सतह पर लिखा हुआ, उत्कीर्ण किया हुआ लेख को अभिलेख कहते हैं। दोस्तों इसको ध्यान में रखिएगा। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेश को इस पर उत्कीर्ण करवाते थे, ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं, जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुष ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। दोस्तों पांडुलिपि में आपने देखा कि क्या कौन सा विषय रहता था पांडुलिपि पर, लेकिन ये जो अभिलेख दिख रहा है इस पर कौन सा विषय मिला? इस पर राजाओं का जो है आदेश उत्कीर्ण किया हुआ रहता है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है, ये वाला। ठीक है, यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर लिखा गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। ठीक है, जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियाँ अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लिपियाँ अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। जब कुछ बोलते हैं तो भाषा प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाला यूनानी तथा अरामेइक नामक दो भिन्न प्रकार लिपियों तथा भाषाओं में, दो भिन्न लिपियों तथा भाषा में, यूनानी तथा अरामेइक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम इधर पढ़ रहे थे, हम अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, अभिलेख में क्या था दोस्तों? राजा अपना लड़ाई का भी लेखा जोखा लिखवाता था। क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने से क्या क्या कठिनाई आती थी? चलिए आगे पढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातात्विद कहलाता है। पुरातात्विद किसे कहते हैं? जो अभिलेखों का अध्ययन करता है, ठीक है, उसे हम पुरातात्विद कहते हैं। पुरातात्विद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों, ठीक है, तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातात्विद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डी भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। ठीक है, ये वनस्पति के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि
अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। ठीक है, क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? जरूर मिलते होंगे, पहले के लोग अगर पहनते होंगे तो। पढ़ते हैं आगे। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी कि स्रोत से ही पता चलता है अतीत के बारे में। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। तो इतिहासकार बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों कि इतिहासकार किसे कहते हैं। इतिहास का अध्ययन करने वाले को इतिहासकार कहते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए। अतीत एक या अनेक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि अतीत एक है या अनेक है। ठीक है, क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत, ठीक है, पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ठीक है, अतीत जो है बहुवचन है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूहों के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। ठीक है, वो तो कहने की बात नहीं है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा ही प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे, यानी कि थे। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया ना दोस्तों, ऊपर पढ़े ना हम लोग कि अभिलेख में शासक अपने लड़ाई का लेखा जोखा रखते थे। तो उसी तरह से उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारियों, मछुआरे, संग्राहक, कृषक, पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से ही उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है। आम लोग अपना लेखा जोखा क्यों रखेगा पहले के ज़माने में? तो इसीलिए उनके बारे में जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन राजाओं के बारे में मिलती है, क्योंकि वो लोग मतलब अभिलेख खुदवाते थे, इसलिए। ठीक है, तिथियों का मतलब दोस्तों, ये अब जो हो रहा है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब तक ध्यान नहीं दिए होंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अब ज़रा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें आगे हम आपको बताने वाले हैं। इतिहास जो है दोस्तों यहीं से शुरू होगा। ठीक है, इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांटेंगे। ठीक है, और आपको बताएंगे कि कैसे पढ़ना है। इसलिए इस टाइम से दोस्तों अब ध्यान से थोड़ा सा मेरी बातों को सुनिएगा। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे 2000 या इस तरह की कोई और भी वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। ये नोट कर लीजिएगा यहाँ से यहाँ। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद है। बात समझ में आ रही है? ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियाँ ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। अब तिथियों से ही हम लोग इतिहास के भाग में बांटेंगे दोस्तों। ठीक है, अब आता है यहाँ पर इतिहास की तिथियाँ। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। अंग्रेजी में BC, ठीक है, का तात्पर्य होता है बिफोर क्राइस्ट। BC मतलब, ठीक है, यानी कि हिंदी में ईसा पूर्व।
कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी, हिंदी में ई, ठीक है, एडी, और हिंदी में कहते हैं सिर्फ ई, ईस्वी, हिंदी में ई लिखा पाते हो। यह एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है। एनो डोमिनी, ठीक है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी, हिंदी में ई, जैसे कि हम लिखते हैं ना कि 1941 ई, ठीक है, तो इस ई का लिखा हुआ हम लोग देखते हैं तो इसका मतलब होता है एनो डोमिनी, ठीक है। एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म वर्ष से है, जन्म के वर्ष से है, ठीक है। कभी कभी एडी की जगह सीई, ठीक है, एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा, ठीक है, सीई कॉमन एरा तथा बीसीई बिफोर कॉमन एरा के लिए प्रयोग होता है। ये नोट करते रहिएगा। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के रूप में इसका प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग मतलब बिफोर प्रेजेंट, ठीक है, वर्तमान से पहले है, ठीक है। तो तिथियों के बारे में समझे कि बीसी का मतलब क्या होता है, ईपू का मतलब क्या होता है, ई का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का मतलब हम समझें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या क्या लिखा था, इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, ठीक है। अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। इस प्रकार अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तर अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। कहानी सुनाएगा सर। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नामक एक कस्बा है, ठीक है। कौन सा कस्बा है? रोसेटा नामक एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों, यूनानी, मिस्र लिपि के 2 प्रकारों में हैं तथा लिपियों में, ठीक है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं जिसे इसे कारतूस कहा जाता था। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्र संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो कि यहाँ एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। यहाँ पे जैसे दोस्तों दिख रहा है ये, ठीक है, एल के लिए शेर, ठीक है। और यही सब चीज़ है, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें पढ़ना है, ये सब हम लोग के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। बस एक बार थ्रोली पढ़ लेते हैं। फ्रेम में लिखा गया समार्थक ध्वनि, जैसे कि तुम देख सकते हो, एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हुए। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि भिन्न अक्षरों के लिए प्रयुक्त हुए हैं तो वे आसानी से इन अभिलेखों को भी पढ़ सकते हैं। यात्रा पांडुलिपि, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। यात्रा ये जानते होंगे, पांडुलिपि आपको बता दिया, अभिलेख बता दिए, पुरातत्व आपको बता दिए, इतिहासकार बता दिए, स्रोत आपको बता दिए, अज्ञात लिपि आप पढ़ लिए, अर्थ निकालना तो समझ ही रहे हैं आप लोग भी। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा चैप्टर जो 1 है, ठीक है, वो होता है द इंड, ठीक है। अब इसके बाद इसी चैनल पर मैं आपको चैप्टर 2 पढ़ाऊँगा, ठीक है। बस आप लोग अब साथ दीजिए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, महत्वपूर्ण कुछ तिथियाँ, इसको भी थोड़ा सा एक बार ध्यान दे लीजिए। कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व था वर्तमान। और इसका जो नोट्स है दोस्तों सही मिलान करने वाला, ये भी आपको जो मैं
डिस्क्रिप्शन में जो दिया हूँ, ठीक है, लिंक, उसमें ये सही मिलान करके मैंने बता दिया है। अगर ज़्यादा इसमें कर लें तो वीडियो लंबा हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि छोटे छोटे वीडियो में हम अध्याय को कंप्लीट करते चलें।